चलें शुरू करें। अब फोकस है, ऑनलाइन आ जाएगा, नंबर मैं आखिर में लिखूंगा ताकि आप रुको आखिर तक। ये क्रैकिंग द इंटरव्यू पे बात करते हैं हम कि हमने इंटरव्यू की स्टार्टिंग फ्रॉम के शुरू कैसे होता है आखिर तक कैसे लेके जाना है डील करते हैं। अब एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटीज़ आती हैं कि वो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। बंदा आया उसने आधी चेयर नहीं गिरा दी है, एक वीक इंप्रेशन है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आके बैठा है और इसके पास पावर, एक उसका एम्बिशन रहा है, स्टांस रहा है और इसने बात कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट की है। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, सारे ही शराब मीज़ में आ गया, एक ही बंदा पेंट कोट में आ गया तो पेंट कोट वाला स्टैंड आउट करेगा, ठीक हो गया। तो दिस इज़ समथिंग कि आपने अडॉप्ट करना है कि मेरे पास एक ऐसा लेट्स से कि जब मैंने किया था तो मेरे पास एक पब्लिक स्पीकिंग और इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था वास्ट। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं उसको अपने इंटरव्यू के अंदर लेकर आऊँ। बंदा पूछेगा भी हॉबीज़ क्या, उसको बीच में डाल दूँ। बंदा पूछेगा भी इंटरेस्ट क्या, उसी को बीच में डाल दूँ। क्योंकि वो मेरा एक ऐसी चीज़ का मुझे एम्बिशियस भी हूँ मैं, और मुझे पता मैं बात कर सकता हूँ उस बारे में। तो कोशिश करनी है कि मैं उस बारे में बात करूं जो मेरा फेवरेट टॉपिक हो। बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड नो योर स्किल्स। नो योर स्किल्स भी बात की मैंने आपको कि मैं उस बारे में बात करूं जो मैं इस पर कॉन्फिडेंट हो। प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट में बंदा अगेन जब प्रैक्टिस करता है, कुछ वीडियोस देखता है, फिर बंदा उससे कॉन्फिडेंट। पावर स्टेटमेंट, पावर स्टेटमेंट वो होती है बट टू टेल योर सेल्फ। इट शुड बी समरी ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड करियर गोल्स। अब मैं सामने बताता हूँ, अगर पार्टनर से मिल रहा हूँ, मेरे पास एक वे है, यानी वन टाइम चांस है, मैं उसको अपने बारे में बताऊँ और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताऊँ कि वो बंदा याद रखे कि हाँ यार माजुला मिला था मुझे। वो अपने आप को बता के रखो कि यार जब मुझे बंदा मिलेगा तो मैं उसको ये बताना है अपने बारे में, ये हाईलाइट्स हैं, ये कैरियर गोल्स हैं। बस वो सुनेगा, मेरा एक लाइन सुनेगा, वो पहचान जाएगा मुझे। उससे कहते हैं पावर स्टेटमेंट। ये एक पावर स्टेटमेंट है। I am a highly motivated CAF qualified with a strong background in accounting finance, and I am eager to leverage my skills in audit and contribute towards a team environment by playing a vital role in your team. Team player, background in accounting finance, CAF qualified. Value proposition. Value proposition वो होती है जो कि मैं एज अ कैंडिडेट अपने क्लाइंट को, अपने फर्म को ऑफर करूँगा कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं अपने स्किल्स को एम्प्लॉयर की नीड से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और मेरी एक गोल ओरिएंटेड स्टेटमेंट हो। दिस इज समथिंग मोर लाइक ए टेल अबाउट योर सेल्फ। अब मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है, मैं कैसे करूँगा? स्किल नॉलेज से। अब ये तीन होनी चाहिए आपके पास। अगेन व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स, आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए वाइल आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स। उनमें से एक होनी चाहिए आपका स्किल नॉलेज। कोई एक स्किल हो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ्स में, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई अपना डाटा एनालिसिस हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, कोई अकॉम्प्लिशमेंट हो आपके पास। मैंने लीडरशिप रोल्स किए हैं, मैंने CSR की है, मैंने कोई फ्रीलांस वर्क किया हुआ है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। मेरे पास कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है, मैंने BCom में किया हुआ है, मैंने BSc की हुई है, इसके अलावा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने एक इंटर्नशिप की हुई है, मेरे पास एक यूनिक स्किल्स हैं कि मुझे जनाब पावर भी आता है। तो अब मैं जब स्ट्रेंथ्स को डिफाइन कर रहा हूँ, जब पूछे टेल मी योर 3 स्ट्रेंथ्स, तो उन 3 स्ट्रेंथ्स में से एक स्किल ये होनी चाहिए, एक स्किल ये होनी चाहिए, एक स्किल ये होनी चाहिए। ये सवाल है ना कि टेल मी योर 3 स्ट्रेंथ्स। इट ड्राइव्स फ्रॉम द वैल्यू प्रोपोजिशन कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज इक्वल टू वैल्यू प्रोपोजिशन। जब तुम मेरे बारे में बता रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करो अपनी स्ट्रेंथ्स। आप में से ये बाद में घर जाकर कर लेना कि कोई सी 5 स्ट्रेंथ्स आपको बताओ आपकी कौन सी है, और इससे रिलेवेंट आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन बना सकें। जब मैंने डिफाइन कर लिया कि मेरे पास एक हार्ड स्किल आ गई है, एक मेरे पास सॉफ्ट स्किल आ गई है, और मेरे पास एक यूनिक लेट्स से BSc का एक्सपीरियंस है, या मेरे पास एक इंटर्नशिप है, मैं उससे कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ अपने एम्प्लॉयर से? मुझे पता है कि जो मेरी इंटर्नशिप है दैट विल मेक मी मोर अकस्टम्ड टू फॉर्मल प्रोसीडिंग्स इन अ फर्म। गोल ओरिएंटेड स्टेटमेंट एग्जांपल,
I am eager to leverage my skills in audit and contribute to our team environment by playing a vital role in your firm. There should be a goal when you tell them what am I, an answer to tell me about yourself. Verbal non-verbal communication. Verbal में there has to be clarity, you have to be confident. अगर मगर में जवाब नहीं देना आपने, हाँ मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ. Enthusiasm and confidence. आप जो ही बात करो छोटी करो और ऐसे करो कि एक ही दफ़ा करनी पड़े. वोकल वेरिएशन. मेक श्योर कि आप यूनिटोन में ना रहो. आप थोड़ा सा हंसते मुस्कराते खिलते खिलाते थोड़ा सा ऐसे रहो कि आपको ज़बरदस्ती नहीं बिठाया गया. नॉन वर्बल. आपका आई कांटेक्ट. आप बाहर खिड़की से ना देख रहे हो, आप गमले में ना देख रहे हो, आप टेबल पे ना देख रहे हो, पानी पे नहीं देख रहे हो, आप अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के सी बात कर रहे हो. क्योंकि एक साइकोलॉजी का रूल है, अगर आप बंदे की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल रहे हो, आसपास देख रहे हो, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो अनट्रू बात है. बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज से ये मुराद नहीं है कि यार मैं कपड़े शपड़े अच्छे पहन कर आया हूँ. इट इज़ मोर लाइक कि मेरा स्टांस क्या है. अगर मैं बड़े जनाब परेशानी हालत के अंदर बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं कोई भी जवाब ना पहले अटेम्प्ट में दे पाऊँगा और ना मैं सही दे पाऊँगा. फेशियल एक्सप्रेशंस. स्माइल. अगर मैं गुस्से में बैठा हूँगा तो बंदा भी गुस्से में ही होगा. अगर मैं हंसता मुस्कुराता रहूँगा तो थोड़ी देर बाद वही मुस्कुराने लग जाएगा. आपने मेक श्योर करना है कि आई कांटेक्ट, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन वाइल वॉचिंग अ फॉर्मल इंटरव्यू ऑनलाइन. बस्ती का इंटरव्यू नहीं देखना, कोई फॉर्मल इंटरव्यू देखना है आपने CSS का, और उसमें देखें उस बंदे की ये चीज़ें कैसी हैं. एक स्टार मेथड इस्तेमाल होता है कोई भी आंसर देने में. लेट्स से बंदा मेरे से पूछता है कि आपकी अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा लगी हैं. एक नेगेटिव क्वेश्चन है, ये बताने के लिए ना कि यार आप कम नहीं रख सकते. अब मैं इसका आंसर कैसे दूं कि वो मुझे पॉजिटिव शो करे. उसका एक मेथड है स्टार मेथड. Showcase how you applied your skills to overcome the challenges. Share stories how you identified issues and achieved success. Blah 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 blah. स्टार से पहली सिचुएशन कि यार हाँ मेरे 4 पेपर फेल हुए हैं, मेरी लेट्स से कि मेरी एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा लगी है. आई रियलाइज टास्क क्यों लगी है मेरी अटैम्प्ट, क्योंकि आई वॉज लैकिंग सम, लेट्स से कि मेरे पास मेरा जो प्रैक्टिकली मैंने पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने मॉक्स नहीं दिए हुए थे, मैंने टेस्ट नहीं दिए हुए थे, जिसकी वजह से मेरे जो पेपर मैंने दिए हुए थे उस अटैम्प्ट में फेल हो गए. मैं सीरियस नहीं ले सका उस चीज़ को. एक्शन. मैंने अगले अटैम्प्ट में बैठ के डबल मॉक्स दिए, टेस्ट सेशन भी दिया, और मैंने मेक श्योर किया कि पेपर देने से पहले मैं एक अपनी सेल्फ असेसमेंट करके जाऊँ. रिजल्ट पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया और मेरे अंदर एक सेल्फ असेसमेंट की स्किल आई है. एक फेलियर है, उसने मेरे सामने क्या रखा है, फेलियर. मैंने उसके अंदर से उसे विक्ट्री निकाल के देनी है किसी भी तरीके से. मेरे से इंटरव्यू में सवाल किया गया था, तुम्हारे पास तो इतने तुम्हारे को करिकुलर्स हैं, फर्म को टाइम कैसे दोगे. मैंने कहा था छोड़ दूंगा. तो उसका काउंटर क्वेश्चन ये आया कि यानी कि तुमने सारी को करिकुलर्स एक ही दफ़ा कर लिए. ठीक है, अगर यही जवाब मेरा यस से होता है ना कि छोड़ दूंगा से, कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ फर्म को दूंगा और मेक श्योर करूँगा कि जो मेरी लर्निंग को करिकुलर से हो रही है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डालूँ ताकि फर्म को बेनिफिट हो. ठीक है, मेक श्योर व्हाट यू आंसर हैज़ अ स्टार मेथड ताकि उसको काउंटर क्वेश्चन ना करे और आप सांस लेके जवाब दो. ऐसी बात नहीं उसने सवाल ले फ़ौरन ठक करके जवाब दिया, सांस लो. कंपनी रिसर्चेस. इस पर हमने बात की कि आप कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं. कंपनी इंटरेस्ट पूछती है, आप अपने वो इंटरेस्ट बताएं जो कंपनी आजकल कर रही है. जब मेरा इंटरव्यू किसी फर्म में था तो उसने नए अपने फंक्शन शुरू किए थे अब्रॉड टैक्सेशन के अंदर, स्पेसिफिकली दुबई. तो मेरे हॉबीज़ के अंदर एक इंटरेस्ट बड़ा खूबसूरत सा पॉलिटिकल सा था कि मुझे वैट टैक्सेशन में इंटरेस्ट है. अब वैट टैक्सेशन बाहर के लिए एक हाईली पेड सर्विस है.
तो ये एक ऐसी स्किल है जो बंदा देखते क्या यार ये तो पहले मैं सुना ही नहीं है, मैं देखा ही नहीं है। हॉबीज़ में क्यों लिखी हुई है ऐसी चीज़, यहाँ स्किल भी होगी तो पूछेगा मेरे से। अब मैं तो तैयार होकर करके गया हूँ कि मुझे तो वेट टैक्सेशन आती है, तो पूछेगा वेट टैक्सेशन आपने हॉबी में क्यों लिखी हुई है। अब वो मेरा कंफर्ट जोन है, एक ऐसी गलती जो मैं जान पूछी की हुई है ताकि वो सवाल पूछे और फिर मैं उसको यूज़ करूँ अपने फायदे के लिए, मेरा कंफर्ट जोन है वो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी सीवीज़ का जो क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स होगा वो कंपनी के मुताबिक है या कंपनी का बंदा सुनना चाह रहा है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल जो मैं लास्ट क्लास में दिया था कि जनाब मैं लाहौर का हूँ, मेरा इंटरव्यू कराची के अंदर है और बंदे ने कह दिया कि यार आप तो लाहौर के, आप लाहौर में अप्लाई करें, कराची में नहीं आप कर सकते अप्लाई। इसका यहाँ तो दो आंसर हैं, मैं रोते रोते उठ कर चले जाऊँ या वहाँ पे बैठूँ अपना स्टांस पेश करूँ कि सर बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, मैं शुरू से हुई हॉस्टलाइट, मैं तो शुरू से हुई हॉस्टलाइट, मैं तो कराची में हॉस्टल में आकर रह लूँगा, अब मौका दे के देखें इंशाल्लाह नहीं छोड़ के जाएंगे आपको। तो सुना क्या चाह रहा था वो, ये थोड़ी सुनने के, अब मुझे सिर्फ ये कहने के लिए तुम्हें लाहौर से कराची बुलाया है कि सॉरी यह तुम्हें नहीं रख सकते हम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझ। आस्क इंसाइटफुल क्वेश्चंस व्हेन आस्क्ड, ये तुमसे लाजिम पूछा जाएगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और अगर तुमने बोला कि नो, वो सीवी उठा के डस्टबिन। हमेशा क्वेश्चन पूछो और ऐसे नहीं पूछना कि स्टाइपेंड कितना है, छुट्टियां देंगे नहीं देंगे, लेट सिटिंग देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो थोड़े से रेलेवेंट हो टुवर्ड्स द कंपनी। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है कि आप अपने ट्रेनी से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आइडियल ट्रेनी आपकी नज़र में क्या है, आप ऐसे कौन सी कोर वैल्यूज़ देखते हैं जो आपकी एक ट्रेनी में होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, व्हेन आई विल बी हियरिंग नेक्स्ट फ्रॉम यू। इम्प्रेस द इंटरव्यूअर विद द एफर्ट्स यू पुट इन। अगर मैं इंटरव्यूअर से उसने 4 सवाल किए हैं उनमें से मैं 2 सवाल उसके फर्म के रेलेवेंट हैं और उन दोनों के आंसर मैं कर देता हूँ और मैं काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ कि सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन ये चीज़ भी होनी चाहिए इसके अंदर, आपके फर्म के लेट्स से कोर वैल्यूज़ में या एथिक्स में या गाइडलाइंस के अंदर या पब्लिकेशन के अंदर मैंने रिसर्च की हुई है। तो एवरी पॉइंट, आर्गूमेंट, कमेंट दैट यू गिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फर्म वो पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि दैट शोज़ कि आपने फर्म के बारे में रिसर्च की हुई है। मेरा इंटरव्यू की फर्म की कॉल कम से कम 48 घंटे पहले आती है, अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो 1 हफ़्ता पहले आएगी। ठीक हो गया, 24 आवर्स आर इनफ टू स्कैन अ कंपनी, वो क्या रिसर्च कर रही है, किस फेज़ में काम कर रही है। और बिलीव यू मी कि कभी ना कभी फर्म काम कर रही है, किसी न किसी चीज़ में काम कर रही है, ऐसे नहीं कि वो वैसे बैठी हुई है फर्म। उससे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स के लिटिगेशंस हैं, लिटिगेशंस के ऊपर उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, देयर आर न्यूमरस एस्पेक्ट्स दैट यू कैन डिफाइन। जी वो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा सारी। अच्छा, अब फर्म्स वाले बड़े शेर हो गए हैं, वो आजकल सिर्फ क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, वो मोर देन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 2 किस्म के सवाल हैं, एक जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे, 2 जो आपका बिहेवियर जानेंगे। आपकी अटेम्प्टें क्यों लगी, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, अपने बारे में कुछ बताइए, ये बिहेवियरल क्वेश्चन है कि मैं कितना नार्सिसिस्ट हूँ, मैं कितनी दफ़ा मैं बोलूँगा, मैं कितनी दफ़ा अपनी क्वालिटीज़ बताऊँगा, मैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ या मैंने एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम किया है। ठीक है, मैंने तारीफ एनवायरनमेंट की है, लेकिन चूँकि मैंने उसमें काम किया है तो ये क्या दिखाता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ। एंड सेम विद कि मैं अपनी स्किल्स को लेवरेज कैसे करना है कि वो मोर देन अ स्किल डिफाइंड हो। मैंने इवेंट मैनेजमेंट की है, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट को ऐसे शो करवाऊँ कि इट्स मोर देन जस्ट अ स्किल। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बताएगा, अगर आपका ऑडिट पार्टनर
खुदा ना खास्ता आपसे कोई चीज़ बताते हो और कहते चल भाई जान दे कोई मसला नहीं, तो क्या आप फर्म की इंडिपेंडेंस टीम को रिपोर्ट करोगे? इसका एक काफ़ी अच्छा सवाल है। हाँ, इसका आर्गूमेंट क्या है कि क्या मतलब तुम पार्टनर के खिलाफ चले जाओगे? आर्गूमेंट है कि अगर तुम हाँ बोलोगे कि हाँ सर चला जाऊंगा तो भी फर्म के खिलाफ है, अगर तुम ना बोलोगे क्या मतलब तुम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को विदिश कर दोगे तो भी फर्म के खिलाफ है। ठीक है, तो इसकी इतनी ज़्यादा हायरार्कीज बन जाती हैं कि कोई भी आपके फ़ायदे में नहीं आएगी, क्योंकि ये है ही डेथ क्वेश्चंस, इनका अंजाम है ही रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर जो मेंटेन करता है, इसका जो अंजाम है वो है ही नेगेटिव। कुछ भी कर लो आपका पॉजिटिव आंसर ही निकलना है इसके अंदर, लेकिन आप कर क्या सकते हो? आपका मिनिमल डैमेज कंट्रोल। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, फर्म, वही पार्टनर वाला सीन। एक बड़ा अच्छा इसका आंसर ये है कि फर्म की पॉलिसी पढ़ूंगा, फर्म की पॉलिसी क्या कहती है। वो क्या कहेगा बंदा? सही सवाल है। हाइपोथेटिकली पॉलिसी ये कहती है तो जो पॉलिसी कहती है वही करूंगा मैं, समझे? तो कभी आपने अपने ले नहीं लेना कि मैं ये करूंगा, पॉलिसी जो कहती है मैं वो करूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर अगेन स्टार मेथड हमेशा इन्वॉल्व होगा। आपने कोशिश करनी कि बेशक यार मैंने अगर किसी को किडनैप भी किया ना, मुझे आपने किडनैप क्यों किया है, स्टार मेथड में जवाब दो कि मैं आई रिपेंट ऑन दैट, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं 2 करोड़ मिल गया। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऐसे डिफाइन करना है, बेशक वो अगेन डेथ क्वेश्चन है, लेकिन स्टार से आप इसको ऐसे लिखाओगे, एक सिचुएशन बताओगे, फिर टास्क बताओगे, ये से क्या था, फिर उसको एक्शन बताओगे मैंने क्या किया, और फिर रिजल्ट क्या आया। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में आपने वी शुड ऑलवेज गो बाय द बुक ऑफ द फर्म। वो आपसे ये भी पूछेगा कि अगर हम आपको अफगानिस्तान भेज देंगे चले जाओगे? मेरे से पूछा था, मैं कहता खुशी खुशी जाऊँगा। मैं तकरीबन हर तीसरे दिन छेड़ता हूँ अपने मैनेजर को, नहीं भेज रहे यार, भेजो ना। तो पॉइंट ये है कि आपको वो सवाल ऐसे पूछेंगे जो कि बिहेवियर बताए। लेट शीटिंग करवाएंगे, करवाएं सर, कोई मसला नहीं है। एक साल में कोई 10 दिन लेट बैठा हूँ मैं, उन्होंने कहा हर रोज़ करवाएंगे लेट शीटिंग। बिहेवियर क्वेश्चन है वो आपसे ये भी पूछेंगे कि भाईजान स्टाइपेंड नहीं देंगे, क्या कर लेंगे आप? कोई बात नहीं, आपके लिए काम करेंगे, आप एक एथिकल एंटिटी हैं, आप कभी ना कभी दे देंगे, ठीक है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप उतना मक्खन लगाएं जितने लगाया जा सकता है। और भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, अभी बता दें। एग्जाम लीव्स नहीं देंगे आपको, सर कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है, काम जल्दी करके चले जाएंगे जी। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लव इट। सर जी हम यहीं से गए आपके, मैं पैदा हुआ था तो मैंने फर्म आपकी खौफ देना शुरू किए थे। लॉयल्टी सारी अपनी फर्म को दे देनी है आपने, सिर्फ कसम नहीं खानी आपने बाकी आपने कोशिश करनी है कि आप कहें कि सर जी आप और मैं बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर, बेशक एक सी कैटेगरी है, आपका एफटीएस लेटेस्ट है, कोशिश करनी है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। बाद में अगर बुला ले और कोई अच्छी फॉर्म का ऑफर है कि सर सॉरी मैं पहले उधर से आ गई थी ऑफर, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। हाँ गुड, मेरे से डॉलर का क्वेश्चन पूछा था, मेरे से SNGPL की फुल फॉर्म पूछी थी, मेरे से ये पूछा था कि टॉप 10 वाक़यात जो कि वर्ल्ड डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हो। वर्ल्ड डिसऑर्डर, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिसऑर्डर नहीं, इकोनॉमिक डिसऑर्डर होता आसान होता, यानी कि दुनिया में क्या गलत चल रहा है वो बताओ। तो अब इनमें से एक क्वेश्चन था जो कि मुझे नहीं आता था, जो कि था कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे रिलेट होती है, टैक्स का सवाल था। मेरे टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर 3 क्वेश्चन से पूछे गए थे और टोटल कोई 20 सवाल थे, जिनमें से कुछ ऑडिट के थे और कुछ लॉ के थे, ज़्यादातर टैक्स के थे। टैक्स का मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, वो भी शायद मैंने गलत आंसर दिया था, लेकिन दे आर नॉट हेयर फॉर द राइट आंसर, दे आर हेयर
फॉर अ गुड आंसर, फॉर एन एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट कह रहा सॉरी, और अ प्रिसाइज आंसर, प्रिसाइज भी नहीं, क्लोज टू प्रिसाइज कर लो। चलो मेरे से चीफ की स्पेलिंग पूछे थे, मैंने कहा था CHEIF, मैंने कहा पक्की बात है, मैंने कहा पक्की बात है, मैंने फिर पूछा पक्की बात है, मैंने कहा पक्की बात है, गलत है। लेकिन मैं अपने पॉइंट में अड़ा रहा, मैं नहीं हिला। तो ढीठ भी नहीं बनना और मेक श्योर आप कॉन्फिडेंट भी रहें। अगर किसी का सवाल नहीं आता जवाब तो कहें सॉरी सर आप कुछ और पूछ लें, मैं इस पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सका इस पॉइंट के ऊपर, या मैं बता नहीं पाया, आप इस एरिया से पूछ लें क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से पूछ लें। डॉलर का रेट नहीं आता सर, मैंने आज SBP की विज़िट नहीं की, लेकिन मैं आपको ऑन एवरेज बता दूंगा इसके आसपास रेट होगा, 180 तो ही ना होगा, 270 के आसपास ही होगा कोई रेट, ठीक है। तो तब 315 था। और बहुत ही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगेन वो आपसे किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं। नहीं ये नहीं, काउंटर क्वेश्चन नहीं करना आपने कभी, आपने कभी ये नहीं करना कि सर आप खुद सर्च कर लें, मैं गूगल थोड़ी हूँ, आपने कौन सी करेंसी कैश करवानी है। तो आपने कोशिश करनी कि सर सॉरी मैं नहीं कर सका, हमेशा आपने अपने आप को दोष देना है, आपने ये नहीं कहना उस टीचर ने नहीं पढ़ाया मैं नहीं कर सका, सॉरी सर उस टीचर ही गलती है। मेक श्योर कि आप कहें सर मैं इसको कवर अप नहीं कर पाया, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं इसको गेट बैक करूँ जब अगला आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। समझ लग गई, काफ़ी मुश्किल एरिया था। तो कभी भी आपने इंटरव्यू में गलती नहीं कहना, उसको सर पे चढ़ा के रखना, कहना सर आप गुड हम बैड। मेन गोल हमारा क्या होता है, इंटरव्यूअर का एक मेन गोल ये है कि उसके पास 3 चीज़ें हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर कोई फड्डा उसके सामने आ गया तो उसे रिजॉल्व कर सके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अगर उसके सामने एक ऐसा पॉइंट आया है कि उसे डिसाइड करना है कि व्हेन वी 2 ऑप्शंस, तो वो बेस्ट ऑप्शन इन द फेवर ऑफ फर्म डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमेशा आपका बेस्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन द फेवर ऑफ फर्म गिनी जाती हैं कि इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंपनी आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, बंदा बोल पा रहा है, पता चले इसको ऑडिट भेजाओ तो समझ आया कि यार क्लाइंट का डाटा ही नहीं है, तो शोर मचा दिया, डाटा ही नहीं दिया आपने, या वो जाके कम्युनिकेट करे कि साथ डाटा नहीं है, वो ERP का सॉफ्टवेयर खोल के देंगे, क्या ERP तो आता ही नहीं है, उसे डिसाइड करना है कि वो ERP सीखेगा या फिर शोर मचा देगा मैं क्लाइंट करना ही नहीं है। उसके पास ऑडिटर के पास ऑप्शन होती है कि वो क्लाइंट ना करे, बस उसके लिए नहीं है, तो ऐसे और बंदे को भेज देंगे वहाँ पे, लेकिन वो उस बंदा उस वक्त तो शोर मचा दे या वो स्किल सीख ले। जिस तरह कि मेरा एक ऑडिट क्लाइंट था, उस पर SAP इस्तेमाल होता था, मुझे SAP पता ही नहीं था, लेकिन मुझे बेशक 8 घंटे इजाफी लगे, लेकिन मैं SAP सीखा, उसे एट द एंड फ़ायदा क्या हुआ कि वो क्लाइंट काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे से हो गया। क्वेश्चंस के फॉर्मेट होते हैं 3, एक चैलेंज बेस्ड, एक टीम वर्क बेस्ड, एक लीडरशिप बेस्ड। एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके लिए चैलेंज शो होगा कि यार आपको अफगानिस्तान भेज देंगे, चले जाओगे? सर जी जान हासिल, चले जाएंगे। चैलेंज आपको शो करवाया, क्या कर लोगे? टीम वर्क बेस्ड। एक ऐसा क्वेश्चन थ्रो करेंगे आपसे जिसका आंसर टीम वर्क की कैटेगरी में निकलना चाहिए कि लेट्स से इमरजेंसी हो गई है और तुम्हें घर जाना पड़ रहा है, तुम्हें मैं सीनियर नहीं जाने दे रहा, तो क्या करोगे? सीनियर से पूछूंगा वजह क्या है, सीनियर का काम बहुत ज़्यादा है, तुम अपना काम इक्वली एलोकेट कर दोगे बाकी टीम मेंबर्स के अंदर और उनको कहोगे आप ये काम आज के लिए बस कर दें, कल का आपका काम मैं कर दूँगा, या परसों का या तरसों का या जो भी। दिस इज़ अपना डिलीजेंस तो होती है, ये टीम वर्क भी आ जाता है और आपकी डेलीगेटरी स्किल्स भी आ जाती हैं कि आप नेगोशिएट कर पाते हो अपने। ये नहीं कहना कि मैं फटा डाल दूँगा अपने सीनियर के साथ या मैं ऐसे उठ के चले जाऊँगा। यू नीड टू मेक श्योर कि आप ना रास्ता निकाल सको। लीडरशिप फोकस्ड, सीनियर नहीं आता, छुट्टी कर जाता है, मीटिंग करनी है CFO के साथ, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। मेरे पहले दिन पे मेरे सीनियर ने कह दिया था कि पार्टनर आ रहा है, प्रेजेंटेशन देनी है BPR की, दे दोगे? सर क्यों नहीं देंगे? वो बंदा परेशान था, यार क्या हो गया आज के बच्चों को, मैं डरा रहा था वो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके लीडरशिप फोकस से सवाल हो। आप पहले आपने असेस करने के सवाल इन तीनों में से मांग क्या रहा है, क्या वो मेरी हाँ मांग रहा है, हाँ या ना, ये चैलेंज बेस्ड है।
क्या वो मेरे से एक ऐसा आंसर मांग रहा है जो कि मेरे फर्म के लोगों के साथ मुंसलिक हो, चैलेंज टीम वर्क बेस्ड, कि मैं काम डेलीगेट कर सकता हूँ या मैं उनका काम खुद कर सकता हूँ। लीडरशिप बेस्ड, कि एक पीओवी ऐसा जाहिर हो रहा है कि मैं लीड करूँ एक सेट ऑफ असाइनमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी क्या है कि जब वह पावरफुल क्वेश्चन पूछे, यानी कि आपसे पूछा जाए कि पावरफुल एक क्वेश्चन, डू यू हैव एनीथिंग फॉर अस, आपने कुछ पूछना है, तो क्या देखते हैं आपने? वो देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन, क्या आप प्रोएक्टिव हैं, यानी कि इस कमरे के अंदर आपके मेरे अलावा आपको क्या एहसास है और कोई लोग बैठा हुआ है। प्रोएक्टिवनेस का एक मेन मकसद मैं बता देता हूँ, एक मेन जस्ट ये है, क्या आप अपने आसपास के माहौल से वाकिफ़ हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपने सवाल पूछा है क्या ये एमी पूछा है या इसके पीछे कोई सोच विचार किए हैं आपने। जैसे जब मैंने सवाल पूछा था, बड़ा वो, हालांकि मेरे में नेगेटिव उस पर इम्प्रेशन आया था, लेकिन मैंने सवाल पूछा था कि आप क्या मेरे आर्टिकल जो मेरी ज्वाइनिंग होगी वो क्या 1 जून से पहले होगी या उसके बाद की यही होगी। अब ये क्वेश्चन मैंने उस पर थ्रो कर दिया कि अब तुम करो उसके साथ जो तुमने करना है। अब पॉइंट ये है कि बीइंग एन ट्रेनिंग स्टूडेंट मैं तो चाहूँगा जल्दी हो ताकि मेरी अटैम्प्ट दिसंबर की बने, सॉरी जून की बने, और अगर जून के बाद का होगा तो फिर मेरी अटैम्प्ट कहाँ की बनेगी, दिसंबर की बनेगी, लेट हो जाएगी अटैम्प्ट। तो शहजादे ने, मेरा मैनेजर है, बड़ा प्यारा बंदा है, उससे सवाल मेरे थ्रो कर दिया वापस कि आप बताओ कि अगर हम लेट करते हैं तो क्या हम ज्वाइन करोगे। ऐसा सवाल नहीं पूछना है कि आप उसको फुल हैंड दे दो कि यार खेलो उसके साथ। ऐसा सवाल पूछना है जो इसका आंसर ही हो, क्वेश्चन ना हो। ठीक है। अगर लेट्स से पूछे सर आप एक अच्छे कैंडिडेट में क्या पसंद करते हैं, कहते हैं आप क्या पसंद करते हैं, तैयार करके जो पता हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने वही बोले जो आपकी सीवी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप सवाल कर रहे हो आप एक प्रोएक्टिव हो, आप वो कंपनी के बारे में बताओ, कुछ रेलेवेंट हो, कुछ आपने सोच के क्रिटिकल थिंक करके किया हो, और उसमें फिर कोई क्यूरियोसिटी हो कि जनाब अपना अपने मैं आ रहा हूँ, अच्छा मुझे बुला रहे हैं, तो मैं 1 सेकेंड आया जी वालेकुम। अच्छा ठीक है, अंदर तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। अंदर से काट देंगे अभी। आई एम रियली सॉरी, कहाँ पे थे हम? ऐसा सवाल पूछना है जो प्रोएक्टिवनेस जाहिर करे, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग का रिजल्ट हो, एमी सवाल ना हो, और वो एक ऐसा सवाल हो जो एग्जामिनर, जो आपका इंटरव्यू हो रहा है, उसको सोचने मजबूर करते क्या इंसान है ये, अच्छा इंसान है ये, क्यूरियोसिटी आए उसके जहन में कि सॉरी हैं मैं लेट गया था सामने के, सर जी आपके हम जान निसार, आप साल लेट करें आपके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। दो मेरा एग्जैक्ट आंसर था ये था कि सर इट डजेंट मैटर, आप जब मर्ज़ी मुझे इनटेक दें। PwC मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी,
और ये रहेगी। और इवन दो 6 महीने मेरे पेपर लेट होंगे लेकिन उसके मैं प्रिपेयर बेहतर कर पाऊँगा। आई बिलीव इन दैट। बेशक एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा उसमें, मेरे नंबर 16 नंबर कम थे सवाल की वजह से, लेकिन वो थे। एक सवाल ज़रूरी क्यों है? ये बताता है कि आपने रिसर्च की हुई है कंपनी के बारे में। रिकॉर्डिंग हो रही? ये बताता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एक कंपनी से, और आपके इंटरेस्ट के बारे में जाहिर करते हैं। अगर मैं कंपनी के बारे में सवाल पूछूंगा तो मेरा इंटरेस्ट उधर है, अगर पूछूंगा स्टाइपेंड कितना है तो मेरा इंटरेस्ट किधर है? अपनी तरफ है। थैंक यू। अच्छा हाँ, द डेडलाइन और सारी चीज़ें, हमारा जो एक रिज़ल्ट है वो आना है 28 तारीख को। 28 से 3 हफ्ते पहले आपकी इनटेक शुरू हुई थी बिग 4 के अंदर। उसकी 3 हफ्ते बाद तक आपके कम से कम 2 इंटरव्यू हो जाने चाहिए और एक टेस्ट हो जाना चाहिए आपका। मैनेजर इंटरव्यू तक आपको पहुंच जाना चाहिए। 1 दिसंबर तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होने चाहिए बिग 4 में से। अब जो बाकी फर्म्स क्या करती हैं, अब बिग 4 का एक इंटरव्यू और टेस्टिंग सारी की सारी रिजल्ट से पहले हो जाती है बिग 4 की। बाकियों की टेस्टिंग या उनकी इनटेक वगैरह की टाइमलाइन, डेडलाइंस ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं वेबसाइट के ऊपर। और ज़्यादातर फर्म्स जो हैं, स्पेशली जो QCR हैं, उनके 1 दिसंबर तक ओपनिंग हो जाती है और ज़्यादातर क्लोजिंग भी कर चुके होते हैं। मेक श्योर आपकी 1 दिसंबर से पहले की ज्वाइनिंग हो और आप हर फर्म में अप्लाई करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अप्लाई करने के बाद फॉलोअप ज़रूर लें। अक्सर लोग करते हैं कि आप अप्लाई कर दिए, बस चले गए, ओके अब घर ही आएंगे लेने के लिए मुझे। मेक श्योर कि आप फॉलोअप ज़रूर लें। अक्सर ये होता है कि अब कल ये केस मेरे सामने आया था, बट कल ही आया था इस्लामाबाद के अंदर, कि बच्चा कहता है कि मैंने अप्लाई किया था फर्म के अंदर तो उनकी कोई कॉल नहीं आई मुझे, लेकिन मेरा ही FTS मेरे ही सब कुछ सेम था और मेरे दोस्त ने अप्लाई करने के बाद उसको भी कॉल नहीं आई, लेकिन वो फर्म जाके उसने पता किया तो उसने कहा आपको कॉल नहीं की, चले फिर इंटरव्यू दे दें। तो उस इंटरव्यू दिया, पास हो गया। तो कभी ना कभी स्लॉट निकल आती है, स्पॉट निकल आता है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि ऊपर से कोई ना कोई बंदा छोड़ जाता है सीट जो कि नीचे फिलअप हो जाता है, और वो फिर दोबारा कॉल करें, दोबारा अपना स्टेटस देखें, दोबारा देखें किसको बुलाएं। जो बंदा आया होता है उसको कहते हैं आ जा भाई तो ये आ जा। तो आपका फॉलोअप शोज़ अट्रैक्टिवनेस। मैं पहले बात की थी कि आपकी जो विजिटिंग द फर्म हो लास्ट चीज़ हो, इट इज़ बिकॉज कि ईज़ नहीं है आपका फर्म विजिट करना है। मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता हर रोज़ कि जहाँ फॉलोअप लूँ। अगर इजी है आपके लिए, विद इन सिटी है, विद इन 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेडियस आपकी फर्म्स आ रही हैं, आप फॉलोअप ले लें, अप्लाई करने के हफ्ते बाद ले लें, पूछ लें। ईज़ के लिए कॉल या ईमेल है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। सबकी फर्म्स का वेबसाइट के ऊपर होता है। अगर एक कैटेगरी तक की सबकी तो वेबसाइट मैंने देखी हुई है, सबकी मिल जाएगा आपको। एक कैटेगरी की वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है कि क्या उनकी टाइमलाइन है, इंडक्शन प्रोसेस क्या है। उनके लिंक्डइन भी ओपन हो जाता है, उनके लिंक्डइन पर चल जाता है कि हमने हायरिंग करनी है तो ट्रेनिंग का उस पर लिखा होता है। आपको ईमेल करके पूछ लो, ईमेल बता देंगे क्या उनकी इनटेक है। और भी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन रुक जाओ। टेस्ट की तरीके से करनी है। PwC की जो टेस्ट हैं वो एक इंडियन वेबसाइट है, उसके थ्रू होते हैं। उसकी प्रिपरेशन उसके थ्रू होती है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका वेबसाइट, बल्कि काम है इस वीडियो के ना नीचे उसका लिंक अटैच कर देंगे वेबसाइट वो कौन सी है, ताकि आप लोग उससे फिर कर सकें अपने आप को। उसकी जो तैयारी है वो ऑनलाइन ही होगी उस टेस्ट की। वो थोड़ा सा ज़्यादातर होता है मैथ और जनरल नॉलेज को मिला के। लेकिन मैं आपको उसका ना वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर दूंगा उसका, वो भी लिंक मिल नहीं रहा। तो वो ऑनलाइन ही आपने तैयार करना है। वो इट्स मोर लाइक कि मैथ और जनरल नॉलेज। और जो KPMG का वो उन्होंने आउटसोर्स कर लिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, तो उधर अलबत्ता मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, तो आपको पास्ट पेपर मॉडल पेपर मिल जाते हैं। और बाकी जो यूनिवर्सिटियाँ टेस्ट लेती हैं, आप उनकी अगर रिसेप्शनिस्ट से कहें कि कोई मुझे मॉडल पेपर चाहिए या मुझे कोई फीडबैक के लिए या अपना कोई पैटर्न जो बता दें, तो आपको बता देते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या है।
हाईली अनलाइकली है कि आपने जो पास किया होगा आप उसमें से पूछें वो लोग, लेकिन अगेन आपको वो इंटरव्यू के लिए आना चाहिए। एक रेगुलर प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपको टेस्ट देते हैं, अगर टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपको एचआर के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जिसके अंदर वो आपको वेरीफाई करेंगे जो आपने सीवी में लिखा गया वो सच है, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि जनाब सेकंड इंटरव्यू में टेक्निकल नॉलेज, कि आपने जो ऑडिट, बी लॉ या टैक्स पढ़ा हुआ है वो कितना पढ़ा हुआ है आपने, और कितनी महारत है उसके ऊपर। और थर्ड आपका पार्टनर इंटरव्यू होता है जिसके अंदर उन्होंने बेसिक फोकस इस पे करना होता है कि बंदा प्रेशर कैसे मैनेज करता है। अगर तब आप गिर गए तो आपका सारा इंटरव्यूज़ आया, और आपसे वो हमेशा फॉर्म फिल करवाएंगे आपकी हैंड रिटन में, जस्ट टू मेक श्योर कि इसकी राइटिंग क्या पेशेंट वाली है या डॉक्टर वाली है। ठीक है, तो मेक श्योर कि हर चीज़ फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड टिल द रिसेप्शनिस्ट चीज़ें नोट हो रही होती हैं, और आपके इंटरव्यू के दरवाजे में एंटर होने से लेकर बैठने तक इंटरव्यू डिसाइड कर चुका कि इसको रखना है कि नहीं रखना, एंड एवरीथिंग आफ्टर दैट उसी के बंदे का एक परसेप्शन होता है, उसका एंडोर्स कर रही होती है चीज़। तो एक आप बता दें प्रोसीजर क्या होता है, आपको ये भी बता दिए कि ये ख्याल करना। आपका क्वेश्चन? नहीं, मैंने अप्लाई किया था ऐसे ही, मैंने जब 5 पेपर इकट्ठे दिए थे तो माशाल्लाह से, तो फिर मैं समझा कि हो जाएंगे इंशाल्लाह, पास हो जाएंगे, तो मैंने हर फॉर्म अप्लाई किया है जस्ट लाइक कैफ क्वालिफाइड। और अक्सर फॉर्म ने तो लिया ही नहीं था कि यार आपके तो 5 है, हमें नहीं लगता पास होंगे। तो जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने फिर बाद में कॉल की, कब कैफ हुआ, पास की नहीं हुआ। एक ये भी है कि जब आपका रिजल्ट आ जाए, आगे पिछली CV जो है वो कैफ अनक्वालिफाइड की है, कि आपने लिखा हुआ कि जनाब मेरे को पेपर पेंडिंग है, अव्वल तो आपको डालनी चाहिए कि कैफ क्वालिफाइड की CV डालनी चाहिए। हमेशा आपको ऐसी डालनी चाहिए कि हाँ मैं कैफ क्वालिफाइड है, पेपर दे चुका हूँ, मैं रेडी फॉर इंडक्शन हूँ, आपको वो CV डालनी चाहिए, अपडेट ना करें। लेकिन खुदा ना खास्ता आपको पुरानी CV लगी हुई है तो आपको रिजल्ट के बाद अपडेट करनी पड़ेगी। और अगर वो कॉल करेंगे यार आपकी लेट से कि आ जाए इंटरव्यू के लिए, क्या सॉरी मैं पास नहीं हुआ, अगले टाइम में अप्लाई करूँगा, अगले टाइम तक वो भूल जाएंगे कि आपने अप्लाई किया कि नहीं किया। ATS का सॉफ्टवेयर है तो मुझे नहीं लगता मसला नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, वो परसिस्टेंस से ज़ाहिर करेगा, जैसे पिछले में किया था उसमें भी कर लिया। अगेन ATS का सॉफ्टवेयर ने अप्लाई करना है, इट ओनली स्पेसिफाइज कि आप FTS के ब्रैकेट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। एक दफ़ा उसके ब्रैकेट में आ गए तो सब बराबर हैं। उसके आगे आपका टेस्ट है, आपका इंटरव्यू जो आपने ज़ाहिर करना है, और अगर आप इंटरव्यू में बैठ गए हो तो यू आर इक्विवेलेंट टू अ पर्सन का रेफरेंस है कि आप दोनों बराबर हो। अगर आप बेहतर परफॉर्म कर जाओगे आपको रख लेंगे, उसको नहीं रखेंगे। What is more like that? Your question. ये अपडेट होता रहता है, जो लास्ट टाइम का क्राइटेरिया उसे 2+ कर लो, वो क्राइटेरिया होगा। लाहौर का ज़्यादा होता है, कराची का सबसे कम होता है, इस्लामाबाद के बीच में होता है। ये आपको सर्च करनी पड़ेगी, ये मुझे भी याद नहीं है। KPMG का मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने PwC का किया हुआ है, वो ATS का सॉफ्टवेयर करवाते हैं, उसमें CV कहीं भी डालने की जगह ही नहीं है। मुझे CV अलग से मेल करनी पड़ी थी HR को, क्या उसको कंसीडर कर लिया, मैंने फॉर्म फिल कर लिया। क्या पता उसे पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ईमेल फिल करती थी। लेकिन आपकी CV के अंदर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जमा करवाने का, ले वापस लेकर आने का, अगर पहले इंटरव्यू के बाद होता है। आज जब भी पहले इंटरव्यू में जाते हो ना, आप मल्टीपल कॉपीज ऑफ CV लेके जाते हो, और वही CV की कॉपी ट्रैवल करती है आपकी हर आगे कैटेगरी के अंदर, तो हर आगे इंटरव्यू के अंदर। तो CV ज़रूरी है, लेकिन बिग 4 के अंदर आपकी CV अगर वो मांग ही ना रहे तो आपको ईमेल कर दो स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो ना तो आपको एटलीस्ट टेस्ट के लिए बुला लेंगे वो। आप क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद आपकी बाकी चीज़ें पूरी बैठ रही हैं क्राइटेरिया के अंदर, जैसे मैं आपको बताया था को करिकुलर का कॉलम होता है, एक बॉक्स टिक करना होता है। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर तो किसी की पक्का मैटर करेगी। ठीक हो गया। और अक्सर फर्म्स ईमेल के थ्रू CV ही मंगवाती हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस बताती हैं कि क्या है। क्लियर क्वेश्चन? सेम एज़ फर्म का प्रोसेस कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, आप उनसे पूछिए, पहले बताएं आपका इंडक्शन का प्रोसेस क्या है, वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करवाएंगे, और वो आपको कहेंगे इस पर ईमेल कर दें, और आपको डेट देंगे कि इस दिन शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस। ठीक हो गया। उसके आगे कोई क्वेश्चन? जी
हाँ, इंस्टाग्राम पे बेहतर है। आप बल्कि ना इस वीडियो के नीचे ही मैं कुछ एनजीओज मेंशन कर दूंगा, आप उधर इंटर्नशिप कर सकती हैं ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इन पर्सन भी अवेलेबल है। उनकी कोई ओल्ड एज और ऑर्फन एजेस के अंदर वो जाके उनकी कोई असाइनमेंट्स होती हैं वो करते हैं, तो अब उसके वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है, मसला नहीं है। अगर कोई फर्म में जाना चाहता है और वो भी टॉप में जाना चाहता है, लाजिम नहीं है कि सर हर कोई जाएगा, कोई होगा कोई इंडस्ट्री में जाएगा, तो उसको वेट करना चाहिए फर्म का या फिर इंडस्ट्री में। अगर एक कैटेगरी में नहीं हुआ तो इंडस्ट्री में चला जाए। आजकल काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज अच्छी आ रही हैं जो कि बच्चे को स्किल दे रही हैं, और उस स्किल्स के साथ साथ एक अच्छा स्टाइपेंड भी दे रही हैं। अच्छे स्टाइपेंड के साथ साथ आपको पढ़ने का टाइम भी दे रही हैं, पढ़ने के टाइम के साथ आपको और फैसिलिटीज़ दे रही हैं जो कि फर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो इट इज़ रिकमेंडेड, अगर एक कैटेगरी में नहीं हो रहा तो टेंशन ना लें, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बेहतर आ गई हैं अब। और कुछ, चलो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन होगा तो आई विल बी देयर, और जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।